हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले वाले वीडियोस में दो वीडियोस में ऑलरेडी हमने एक बेसिक समझा था, फिर चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 2 था एफएसएसएआई के बारे में। तो उसमें अभी तक हमने टोटल जो सेक्शन 17 सेक्शन है उनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को पहले देखो, उसके बाद में आप इस चैप्टर नंबर 3 को देखो। ऐसे करके हम एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। जो चैप्टर बहुत बड़ा होगा उसमें हो सकता है कि आपको 2 पार्ट देखने को मिले। ठीक है, तो इसमें अगर हम आज बात करेंगे तो आज जो चैप्टर नंबर 3 है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, और इसमें केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 18, और वो भी थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है। आप कह सकते हो कि एक ही सेक्शन में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। एक्ट को लेकर के आपको और ज़्यादा डिटेल में इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम जो है आने वाले हैं। स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब एग्जाम होने वाले हैं। जैसे कि हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर, राजस्थान और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी के एग्जाम लगे हुए। इन फ्यूचर बाकी एग्जाम भी होंगे, तो उन सभी के लिए ये जो है एक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एफसीआई में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी पोस्ट की, मैनेजर की, तो आप देखोगे कि वहाँ पर भी आपके सिलेबस में फूड सेफ्टी एक्ट है। एक्चुअली आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जाम जो है ना उनमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पूछा ही जाता है, तो वहाँ पर आपके सिलेबस में देखने को मिल जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मिलता रहे। तो चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो ये जो चैप्टर का नेम है ये आपको याद होना चाहिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी कहाँ पर मेंशन है एक्ट के अंदर, तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए आपको, चैप्टर नंबर 3 में मेंशन है। और उसमें टोटल एक ही सेक्शन है, ज़्यादा सेक्शन नहीं है, एक सेक्शन है केवल, सेक्शन नंबर 18। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 3 जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, तो इस पूरे सेक्शन को पढ़ने से पहले, थोड़ा सा सेक्शन बड़ा है ये, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा, उनको आप ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद में आपके माइंड में जब वो चीज़ें सेट होंगी थोड़ा सा, उसके बाद जब आप इस एक्ट को पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, तो फूड सेफ्टी को लेकर के जो भी प्रोविजंस इस एक्ट में दिए गए हैं, ठीक है, उन सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि हमें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। तो उनके लिए ज़रूरी है ना कि जो भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। बिना रूल्स रेगुलेशन, बिना लॉज के तो हम जो भी हमारा जो मतलब हमने जो प्लान बनाया है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने का, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पर जो भी प्रोविजंस मेंशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करते टाइम पे कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। अब ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या तो फूड अथॉरिटी करेगी, यानी कि एफएसएसएआई, या फिर अदर कुछ एजेंसीज हैं। तो जो लोग भी इस पूरे काम में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, इस पूरे एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करते टाइम पे, तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें मेंशन है जो उनको ध्यान रखनी है। यानी कि कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं जिनको आपको फॉलो करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पता चले प्रोविज़न में कुछ लिखा हुआ है और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे जो भी हमारे रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो भी फार्मर वगैरह हैं उनको प्रॉब्लम होने लग जाए। अगर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसको कुछ इशू हो जाए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना ना। हमें सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और जो भी हमारा फूड सेफ्टी को इंश्योर करने का जो हमारा हमने जो एम बनाया है उसको एक अप्रोप्रिएट लेवल जो रिक्वायर्ड है उसको हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं। स्पेशली यहाँ पर एक तरीके से क्या दिया जा रहा है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जा रही है हमारे ऑफिसर्स को और हमारे जो भी बॉडीज़ हैं, यानी कि एफएसएसएआई या फिर गवर्नमेंट है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको यहाँ पर डायरेक्टली ये डायरेक्शन दी जा रही है कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 18 में देखो मेंशन है, जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। यानी कि इस एक्ट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके टाइम पे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है,
तो किसको फॉलो करने होंगे? द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द फूड अथॉरिटी एंड अदर एजेंसीज। और अदर एजेंसीज में कोई भी हो सकता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम कर रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। और सेंट्रल तो पता ही है आपको, स्टेट गवर्नमेंट भी पता है, और फूड अथॉरिटी यानी कि FSSAI की बात हो रही है, ठीक है। As the case may be, while implementing the provision of this act shall be guided by the following principle, namely। उसके बाद में नीचे कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन याद है, सेक्शन के बाद में सब सेक्शन में सारी लाइन आपको याद करने की एकदम जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। आपके एग्जाम में इतना डीप में नहीं है कि पर्टिकुलर सब सेक्शन ए में क्या लिखा था, बी में क्या लिखा था, सी में क्या लिखा था, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपको ऑल ओवर एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर जो सब सेक्शन, हमारा जो सेक्शन नंबर 18 है उसका सब सेक्शन नंबर 1 है, उसके अंदर कुछ यहाँ पर क्लॉज है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी करके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो सबसे पहला है, तो देखो यहाँ पर जो मेंशन है हम इसको देखेंगे। जैसे मेंशन है यहाँ पर, इंडेवर टू अचीव एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ and the protection of consumers' interest, including fair practices in all kind of food trade with reference to the food safety standard and practices। ठीक है, देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली इनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फूड अथॉरिटी को कि एंडेवर टू अचीव एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ, यानी कि आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, ये पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपको ह्यूमन हेल्थ जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो मानव जीवन है उसको क्या करना है, उसको संरक्षित करना है कि फूड को लेकर के उसकी वजह से जो भी हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं वो ना हो। मेनली यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी कि जो भी कंज्यूमर है उसका जो भी इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ ही साथ इंक्लूडिंग फेयर प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो फेयर लेवल पे हो, वहाँ पर कोई भी आपको देखोगे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो इन ऑल काइंड ऑफ फूड ट्रेड। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ फूड ट्रेड, देखो फूड के जो भी लॉज वगैरह होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हर जगह पे यूनिफॉर्म मैनर में इंप्लीमेंट होने चाहिए। उनके बीच में कोई आप देखोगे कि कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, तभी तो हमारा जो भी फूड ट्रेड है वो एक तरीके से फेयर ट्रेड होगा। तो उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है, जो भी मतलब फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को लेकर के रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट जो कहता है वो ये कहता है कि कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार आप इसमें सुनोगे। कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट विच शैल इंक्लूड टेकिंग इनटू अकाउंट द रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड द अदर फैक्टर which in opinion of the food authority are relevant to the matter under consideration and where the condition are relevant in order to achieve the general objective of regulation। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब फूड अथॉरिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैरी आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई जस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अगर आप उसको कंट्रोल करना है तो जो पूरा एक मतलब कह सकते हैं ना पूरा प्रोसेस होता है वो सब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में आता है। अगर आपको लगता है, अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर फूड है इसकी वजह से कोई ह्यूमन को कोई थ्रेट है, उनकी जो हेल्थ है उसके प्रोटेक्शन में, हम उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में अगर कोई इशू हो रहा है तो वहाँ पर ये पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर फूड की वजह से कुछ ना कुछ थ्रेट कॉज हो सकता है, यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्क जनरेशन का कुछ संभावना दिख रही है। ठीक है, तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट विच इंक्लूड टेकिंग अकाउंट इनटू द रिस्क असेसमेंट, उसमें रिस्क असेसमेंट भी, यानी कि रिस्क को एक तरीके से मैनेज करना, उसके बाद में जो पर्टिकुलर अगर रिस्क जो कॉज हुआ है उसका असेसमेंट करना, जिससे हम पता भी लगा पाएं कि इसका ओरिजिन क्या है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर में हम उसको रोक सकें और ये भी देख सकें कि मतलब इसकी चेन जो है वो कहाँ तक डेवलप है, कितना ज़्यादा इससे थ्रेट कॉज हो सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या कराना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर मेंशन है वेयर इन एनी स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द हेल्थ इज आइडेंटिफाइड बट साइंटिफिक अनसर्टेनिटी परसिस्ट प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट,
उसके बाद में यहाँ पर मेंशन है मेजर्स नेसेसरी टू इंश्योर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन मे बी अडॉप्टेड पेंडिंग फर्दर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वेयर इन एनी स्पेसिफिक सर्कमटेंशन, किसी मतलब विशेष परिस्थिति की यहाँ पर बात हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी रिस्क कॉज हुआ उसकी वजह से हमने अगर वहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर रिस्क का असेसमेंट किया, उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो वहाँ पर हमें पता चला कि द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ इज आइडेंटिफाइड। तो वहां से हमें पता चला कि जो ह्यूमन है या फिर हार्मफुल जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ को लेकर के कोई भी हार्मफुल इफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, अभी आइडेंटिफाई हुआ लेकिन उसको लेकर के साइंटिफिक जो ओपिनियन है या फिर जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा रिसर्च होगा, सैंपल वगैरह कलेक्ट होगा, उसके बाद में आप देखोगे कि साइंटिफिक कमिटी है, साइंटिफिक पैनल है, इस तरीके के बहुत सारे साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, वहाँ से रिपोर्ट वगैरह आएगी। तो बट साइंटिफिक जो ओपिनियन है वो अभी क्या है, वो अभी रुका हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर देखो प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स नेसेसरी टू इंश्योर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन में बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स हैं नेसेसरी, उनको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा, यानी कि जो भी अप्रोप्रिएट नेसेसरी मेजर्स हैं उनको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा, जिससे हम जो लेवल ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन है उसको क्या कर सके, उसको इंश्योर कर सके। ठीक है, उसके बाद में पेंडिंग फर्दर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट, उसके बाद में धीरे धीरे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अभी पेंडिंग है उसको बाद में जब वो अवेलेबल होगी तो उसकी रिसर्च होगी और हम डीप में पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में वहाँ पर किसकी वजह से ये थ्रेट कॉज हुआ था। क्योंकि यहाँ पर तो चीज़ें आपको एक लाइन में दिख रही हैं, लेकिन जब ये सिचुएशन एकदम से आती है, फूड को लेकर के कोई थ्रेट आता है, सभी लोग फूड कंज्यूम करते ही करते हैं, तब वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे जो भी मेजर्स हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स है उनको अडॉप्ट किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा, जिससे जो भी हम इंश्योर कर सकें लेवल ऑफ हेल्थ, जो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ है उसको इंश्योर कर सकें और कंज्यूमर की हेल्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद में और जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो उस पर और डीप में रिसर्च हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो आप यहाँ पर जो पॉइंट नंबर डी है, द मेजर्स अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज सी, ये क्लॉज डी है, तो यहाँ पर ये क्लॉज सी के बारे में बोल रहा है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ा। तो वहां पर लिखा हुआ है जो उसके बारे में बोल रहा है यहाँ पर, द मेजर्स अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज सी। तो क्लॉज सी के बेसिस पे जो हमने देखा था ना अभी, जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड होंगे उनको अडॉप्ट किया जाएगा। तो जो मेजर्स अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज सी शैल बी प्रपोर्शनेट एंड नो मोर रेस्ट्रिक्टिव ऑफ द ट्रेड देन इज रिक्वायर्ड टू achieve appropriate level of health protection regard being had to technical and economic feasibility and other factor regard the reasonable and proper in matter under consideration। तो यहाँ पर पूरे पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं वो प्रोपोर्शनेट होंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है मेजर्स जितना रिक्वायर्ड है उतने ही मेजर्स को अडॉप्ट किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने से सिचुएशन कंट्रोल हो पाए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जैसे थ्रेट कॉज हुआ है तो हम वहीं पे करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी अदर स्टेट में अदर करेंगे। उससे क्या होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स यूज करेंगे, जो ऑलरेडी जो ट्रेड रन हो रहा है और भी चीज़ें जो पूरी तरीके से अच्छे से चल रही हैं, तो उनमें डिस्टर्बेंस भी होगा। तो यहाँ पर देखोगे आप, एक चीज़ को हमें अगर सही कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं करनी है। तो यहाँ पर वो भी चीज़ें प्रोपोर्शनेट होंगी, यानी कहने का मतलब जितना सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड है बस उतना ही किया जाएगा। नो मोर रेस्ट्रिक्टिव ऑफ ट्रेड देन इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो ट्रेड हो रहा है उसको लेकर के जितना रेस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड है लेवल ऑफ हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव करने के लिए, उतना ही यहाँ पर किया जाएगा। ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ना ही उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। क्योंकि अगर चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर फूड भी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर ई पॉइंट में मेंशन है, द मेजर्स अडॉप्टेड शैल बी रिव्यूड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं उनको रिव्यू किया जाएगा विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिस्क। तो जिस टाइप का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम पीरियड होगा उसको वहां पर क्या किया जाएगा,
रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो क्या मेंशन है यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिस्क टू लाइफ और हेल्थ बीइंग आइडेंटिफाइड एंड द टाइप ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड टू क्लेरिफाई द साइंटिफिक अनसर्टेनिटी एंड टू कंडक्ट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है उसको रिव्यू किया जाएगा टाइम टू टाइम, उसके बाद में जो भी अगर रिक्वायर्ड होगा और भी ज़रूरत होगी तो और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिस्क असेसमेंट होगा। इतना याद रहेगा आपको, आप इजीली समझ पाओगे पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये है कि जो हमारा क्लॉज नंबर एफ है उसमें ये मेंशन किया गया है, इन केसेस वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बी सस्पेक्ट दैट अ फूड मे प्रेजेंट अ रिस्क फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी केसेस में अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड पे के आधार पर यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट होता है कि जो भी फूड है, फूड में कुछ मतलब जो फूड है वो हार्मफुल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उनको लगता है कि वो मे प्रेजेंट अ रिस्क फॉर ह्यूमन हेल्थ, उसमें जो है ह्यूमन हेल्थ को लेकर के कोई रिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। देन डिपेंडिंग ऑन द नेचर, अब बहुत तरीके के रिस्क होते हैं ना, तो यानी कहने का मतलब है फूड को लेकर के भी, फूड में भी बहुत तरीके के हार्मफुल रिस्क होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका नेचर होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर सीरियसनेस एंड द एक्सटेंट ऑफ दैट रिस्क द फूड अथॉरिटी यानी कि FSSAI एंड द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, हर स्टेट में एक जो मतलब हायर अथॉरिटी होती है ना हर स्टेट में, वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है। तो दोनों की बात हो रही है, एक तो सेंट्रल में FSSAI फूड अथॉरिटी एंड द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक अप्रोप्रिएट स्टेप लेंगे, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे, टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक ऑफ द नेचर ऑफ द रिस्क टू हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फूड अथॉरिटी है या फिर कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी स्टेट है, तो उनका काम क्या होगा, वो एक तरीके से क्या करेंगे, जो भी जनरल पब्लिक है, ठीक है, जो भी कंज्यूमर है या जनरल पब्लिक है जो फूड को कंज्यूम कर रहा है, उसको यहाँ पर ये इन्फॉर्म करेंगे कि नेचर ऑफ द रिस्क क्या है, और डिफरेंट तरीके से न्यूज़ चैनल की तरफ से कुछ एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप देखोगे टीवी चैनल पे एड्स वगैरह चलाएंगे और न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, उसके बाद में वेबसाइट वगैरह पे आर्टिकल्स वगैरह, तो इस तरीके से क्या करेंगे, एक अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिफाइंग टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल टू द, यानी उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हेल्थ रिस्क है, जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, जब उन मेजर्स को लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम जो भी हेल्थ है उनको क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे, और जो भी रिस्क है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी कहने का मतलब यहाँ पर है, जो भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती थी उनको लेकर के अगर हम यहाँ पर मेजर्स लेते हैं तो उससे हम क्या करेंगे, जो भी रिस्क है, जो भी थ्रेट है उसको रिड्यूस किया जाएगा और उसको हो सकता है पूरी तरीके से एलिमिनेट भी किया जा सके रिस्क को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा जी पॉइंट है, यानी कि हमारा जो क्लॉज नंबर जी है, उसमें क्या मेंशन है, वेयर एनी फूड विच फेल्स टू कंप्लाई विथ फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ बैच। कहने का मतलब यहाँ पर है कि कहीं भी कोई भी फूड ऐसा मिलता है, अगर ऐसा कोई फूड मिलता है कि विच फेल्स टू कंप्लाई फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, फेल्स टू कंप्लाई फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि फूड को लेकर के जो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड या भी जो भी प्रॉपर क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, उसको बनाने के लिए जो भी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, अगर उसमें कुछ कमी रह गई है, प्रॉपर जो भी उसमें जो भी कंप्लायंस की जरूरत थी, जो भी प्रोविजंस मेंशन थे उनको कंप्लाई नहीं किया गया है, यानी कि वहां पर जो भी कंप्लायंस जरूरत थी वो नहीं हुए हैं, यानी कि वो क्या है, फेल्स टू कंप्लाई विद फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट के लिए जो भी यहाँ पर जरूरत थी वो नहीं कंप्लायंस हुआ है उसका, यानी कि फेल्स टू कंप्लाई, इसका मतलब इज अ पार्ट ऑफ बैच। तो जो पर्टिकुलर फूड होगा वो, यानी कहने का मतलब है वो किसी बैच का फूड होगा। आप देखोगे फूड के पीछे रैपर पे आप देखोगे तो बैच नंबर लिखा होता है, लॉट होगी या फिर वो किसी लॉट का पार्ट होगा या फिर कंसिगमेंट होगा ऑफ द फूड ऑफ द सेम क्लास और डिस्क्रिप्शन। यानी कहने का मतलब है कोई पर्टिकुलर फूड मिलता है तो उसकी जितनी भी कैटेगरी, जो भी मतलब उसका जो प्रॉपर लॉट होगा, जो डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट ऑल ऑफ द फूड इन दैट बैच लॉट और कंसिगमेंट फेल्स टू कंप्लाई विद दोज रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि उससे रिलेटेड जितना फूड है, कहने का मतलब एक जो बड़ा उसका लॉट भी होगा वो चाहे जहां भी अवेलेबल हो, उसके ऊपर एक तरीके से बैन लगा दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, उसको रोक दिया जाएगा, ना ही उसका मूवमेंट होगा, ना ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना ही किसी स्टोर पे उसको अब सेल किया जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो अभी तक आपने देखा कि हमने जो उसका जो सेक्शन नंबर 18 का सब सेक्शन नंबर 1 था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सब सेक्शन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी उनके प्लीज़ आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते चलना, वही आपको हेल्प करेंगे, वरना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है एक्ट वगैरह पढ़ने में, ठीक है।
तो यहाँ पर सब सेक्शन नंबर 2 में क्या मेंशन है, अभी तक हमने सब सेक्शन नंबर 1 देख लिया पूरा, अब सब सेक्शन नंबर 2 देखेंगे, सेक्शन नंबर 18 का। तो यहाँ पर मेंशन है द फूड अथॉरिटी शैल वाइल फ्रेमिंग रेगुलेशन और स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड अंडर दिस एक्ट तो टेक इनटू अकाउंट, यानी कहने का मतलब है जो फूड अथॉरिटी एफएसएसएआई जब फ्रेम करेगी रेगुलेशन को, उसके साथ ही साथ जब वो स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करेंगे तो वहाँ पर उस टाइम पे उनको कुछ बातें हैं यहाँ पर जो मेंशन करी गई हैं टेक इनटू अकाउंट, उनको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, या यहाँ पर देखो मेंशन है prevalent practices and condition in the country including agriculture practices, handling, storage and transport condition। तो यहाँ कहने का मतलब है प्रीवैलेंट प्रैक्टिसेस। तो आप देखोगे कि बहुत सारी जो हम हिंदी में बोले तो जो भी प्रथाएं हैं, जो भी प्रचलित प्रथाएं हैं, जो वाइड स्प्रेड लेवल पे हमारे कंट्री में देखने को मिलती हैं हर पर्टिकुलर रीजन में, और जो कंडीशंस हैं इन द कंट्री, जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप देखोगे डिफरेंट रीजन में बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद में उनका हैंडलिंग वगैरह होता है, स्टोरेज होता है या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेगुलेशंस बनाने हैं या फिर स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने हैं, तो इस बात का इनको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात यहाँ पर मेंशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस वेयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट और आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्मुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस की बात यहाँ पर ये हो रही है कि जहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, या फिर वो प्रोसेस में है, तो वहाँ पर जो भी रेगुलेशन या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स एफएसएसएआई बना रहा है तो उसको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दो तरीके के स्टैंडर्ड, एक है नेशनल और एक है इंटरनेशनल। नेशनल स्टैंडर्ड हमारे कंट्री में एफएसएसएआई बनाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे वो स्टैंडर्ड्स बनते हैं, यानी कि हर कंट्री को उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है, जैसे एफएसएसएआई कंटामिनेंट्स को लेकर के कोई स्टैंडर्ड्स बना रहा है, ठीक है, फूड एडिटिव्स को लेकर के कोई स्टैंडर्ड्स बना रहा है, तो यहाँ पर उनको ये ध्यान रखना है कि क्लैश नहीं होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ फूड के बारे में क्या मेंशन है और हम जो बनाने जा रहे हैं वहाँ पर क्या मेंशन है। तो यानी कहने का मतलब है अगर आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हो तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो मेंशन है, आगे क्या मेंशन है, आगे ये मेंशन है डिटरमाइन फूड स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस, यानी कि जो फूड स्टैंडर्ड्स का जो डिटर्मिनेशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, तो जो रिस्क एनालिसिस होगी, तो रिस्क एनालिसिस के बाद में जो हमें डेटा मिलेगा, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके बाद में, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई, एक्सेप्ट it is of opinion that such analysis is not appropriate to the circumstances or the nature of the cases। यानी कहने का मतलब कुछ केसेस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि जहां पर जो एनालिसिस की गई है उसके अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट किसको लेकर के नहीं है, एक सर्कमटेंसेस या फिर जो भी परिस्थितियां हैं या फिर जो भी उसका नेचर है, केस का जो भी नेचर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वहाँ पर इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। वरना जो भी फूड स्टैंडर्ड्स वगैरह बनेंगे वो रिस्क एनालिसिस का जो भी हमें आउटकम मिलेगा उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आगे देखो मेंशन है अंडरटेक रिस्क असेसमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस। तो जो रिस्क असेसमेंट होगा, रिस्क असेसमेंट जो हम करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, तो हमारे पास में जो भी अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस होगा, साइंटिफिक जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उसके बेसिस पे क्या होगा, रिस्क असेसमेंट होगा, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो यहाँ पर क्या मेंशन है, पॉइंट नंबर डी में, इंश्योर दैट देयर इज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है। इसको समझना आप, यहाँ पर इस बात का भी इंश्योर करना है कि जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह बना रहे हो आप, उसमें जो भी प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, एक तो ओपन होना चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, ठीक, उसमें, और डायरेक्टली और थ्रो द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज और या फिर इंक्लूडिंग ऑल लेवल ऑफ पंचायत। यहाँ बात आ गई पंचायत की, तो इसका मतलब है कि पूरे ग्राउंड लेवल तक चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एवोल्यूशन एंड रिवीजन ऑफ रेगुलेशन। यानी कि अगर आप रेगुलेशन बना रहे हो,
आप रेगुलेशन को रिवाइज कर रहे हो या फिर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, हर टाइम पे आपको पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर भी एक्सेप्ट, यानी कहने का मतलब है कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी, एक्सेप्ट वेयर इट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज एनी अर्जेंसी, इसको आपको याद रखना है, कंसर्निंग फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ टू मेक और अमेंड द रेगुलेशन इन विच केस सच कंसल्टेशन में बी डिस्पेंस्ड विथ, ठीक है, यहाँ तक देखना है आपको। यानी कहने का मतलब है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी कि जहाँ पर कुछ अर्जेंसी होगी फूड सेफ्टी को लेकर के, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को लेकर के, या फिर वहाँ पर कुछ रेगुलेशन में कुछ अमेंड करना जरूरी है, तो शायद इतना टाइम नहीं होगा, तो वहाँ पर किसी अर्जेंसी के केसेस में, किसी इमरजेंसी में, वहाँ पर आप देखोगे कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें एफएसएसएआई को थोड़ा रिलैक्सेशन होगा कि वो यहाँ पर इमीडिएटली जो है चेंजेस वगैरह कर सकता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसके आगे देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, प्रोवाइडेड दैट सच रेगुलेशन शैल बी इन द फोर्स फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी रेगुलेशन इस कंडीशन में बनेंगे, ठीक है, वो 6 मंथ से ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी 6 मंथ बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी, अगर आपको थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए जो भी रेगुलेशंस बनाने हैं, उनके लिए आपको प्रॉपर इस चैनल से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिसमें ट्रांसपेरेंट और पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह का जो प्रोसेस होता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी के टाइम पे हमारे कंट्री में एक INR सिस्टम आ रहा है, ठीक है। INR सिस्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा जो इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग है, जिसमें आप देखोगे कि आपको फूड के ऊपर अब क्या मिलेगा, स्टार देखने को मिलेंगे, जिससे अगर आपने कोई फूड का पैकेट उठाया, उसके ऊपर आपने स्टार देख लिया कि 2 स्टार 3 स्टार है, इससे आप ये क्विकली देख पाओगे कि जो हम फूड कंज्यूम करने जा रहे हैं वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें है भी या नहीं है। जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी को लेकर के स्टार देखने को मिलते हैं, 2 स्टार है तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, 5 स्टार है तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा। वैसे ही ज़्यादा स्टार है, इसका मतलब है ये फूड जो है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है, ठीक है। लेकिन इसको लेकर के अभी अप्रूवल, एक ड्राफ्ट बनाया गया, उसके बाद में अभी ये जो है प्रोसेस चल रहा है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पर लोगों से जो भी आप देखोगे कि लोगों का जो भी ओपिनियन होता है उसको यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो अभी उसके बाद में फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो भी स्टैंडर्ड्स बनाओगे तो ये एक प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड्स का एक मैंने वीडियो बनाया है, HPSC के कुछ क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ पर हमने उसमें इंक्लूड किया है। जब आप वीडियोज़ को देखोगे कि क्या प्रॉपर प्रोसेस होता है स्टैंडर्ड्स बनाने का, और कौन कौन इसमें कमिटी और कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पर और मेंशन है कि इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड शैल प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर कंज्यूमर्स टू मेक इन्फॉर्म चॉइस। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इंश्योर करना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इंटरेस्ट ऑफ जो कंज्यूमर है उसको इंश्योर करना, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये लिखी कि इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ। प्रिवेंशन ऑफ का मतलब यहाँ पर ये है कि इन सारी चीज़ों को एक तरीके से खत्म करना, इनका निवारण करना, ठीक है, इनको रोकना, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे फ्रॉडलेंट हो गया, डेसेप्टिव हो गया एंड अनफेयर ट्रेड हो गया, यानी कि जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं विच में मिसलीड, जो मिसलीड करती हैं या फिर हार्म द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको खत्म करना है। किसको? FSSAI को ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अनसेफ और कंटामिनेटेड और सब स्टैंडर्ड फूड, इन सारी चीज़ों को खत्म करना। उसके बाद में देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे, यानी कि सब सेक्शन नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको ध्यान देना। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी फार्मर और फिशरमैन और फार्मिंग ऑपरेशन और क्रॉप्स और लाइव स्टॉक और एक्वाकल्चर एंड सप्लाईज यूज्ड और प्रोड्यूस इन फार्मिंग और प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप, उसके बाद में प्रोड्यूस्ड बाय अ फार्मर एट फार्म लेवल और अ फिशरमैन इन हिज ऑपरेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी प्रोविजंस मेंशन है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी फार्मर, स्पेशली यहाँ पर देखो फार्मर, फिशरमैन और जो भी फार्मिंग से जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमें मिलता है, उन सभी को यहाँ पर एग्जम्प्ट रखा गया है।
इस एक्ट को बनाते टाइम ये ध्यान रखा गया है कि कहीं ना कहीं जो हमारे फार्मर हैं वो ऑलरेडी मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्हें और कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, तो उनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है। उनको मतलब ये नहीं है कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको एफएसएसएआई के एक्ट में जो भी रेगुलेशंस मेंशन है फूड को लेकर के उनको सबको कंप्लाई करना है, उन्हें यहाँ पर रिलैक्सेशन है, उनको यहाँ पर एक तरीके से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो ये अच्छी बात है काफ़ी। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा चैप्टर नंबर 3 को बहुत डिटेल में समझा। आई होप मतलब इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ें अच्छे से समझ ले रहे हो तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा एक्ट से। ये भी बहुत मतलब एफएसएसएआई में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ से ये एक्ट इतना पढ़ के जाओगे, आपके लिए इनफ होगा। बस आपको एक दो रीडिंग करनी होगी, उसका आप प्रिंट आउट निकाल ले लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है ये एक्ट और आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यार कमेंट करके बताओ ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, सेशंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो और धीरे धीरे आपको जो क्लासेस हैं वो ऐसे ही मिलते रहेंगी। कुछ अगर आप चेंजेस चाहते हो तो उसको भी लेकर के आएंगे हम। पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पोर्शन को ही कवर करेंगे, आगे आने वाले लेसन्स में हम फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी क्लासेस को भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स थोड़े बड़े होंगे। बड़े होने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम कंटेंट एक वीडियो में कवर हो पाए, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने की हमें ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एक आपको 1 स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। सिंपली अगर आप एफएसएसएआई में किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो या फिर आप स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन करो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ में।